स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस सड़क पर पलटी, कई यात्रियों के घायल होने की खबर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का सोशल मीडिया पोस्ट, उत्तरकाशी में हुए हादसे पर सीएम ने जताया दुख, सभी घायलों को ठीक होने की प्रार्थना की। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच उत्तरकाशी में उठी बड़ी मांग, स्थानीय लोगों ने की सरकार से बंकर बनाने की मांग, सुरक्षा को देखते हुए उठाई गई मांग। संभल में पुलिस ने जीएसटी चोरी करने वाले मामले का किया खुलासा, सरकार को चूना लगाने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, फर्जी बिल बनाकर किया था करोड़ों का टैक्स चोरी। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के 3 मामलों का खुलासा करते हुए 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां मध्य प्रदेश से गंगोत्री धाम जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी एक बस धरासू के पास नालू पानी के निकट सड़क पर पलट गई। हादसे के दौरान कई यात्री घायल हुए और कई लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं, जिसके बाद आनन फानन में उत्तरकाशी पुलिस और आपातकालीन सेवा 108 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे के बाद से बस चालक और परिचालक मौके से फरार है। पुलिस फिलहाल मामले में की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर दुख जताया। सीएम ने लिखा कि गंगोत्री हाईवे पर धरासू नालू पानी के निकट हुए बस हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, तो वहीं सीएम ने ईश्वर से सभी घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में राजस्व संवर्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वृद्धि की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अवैध खनन की सूचना है वहां छापेमारी की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि खनन में प्रयुक्त किसी भी वाहन के पकड़े जाने पर तत्काल चालानी कार्यवाही हो। मसूरी में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों के साथ आईडीएच कॉलोनी के पास एमआरएफ सेंटर और बायोमिथिनेशन प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को प्लांट में तमाम अव्यवस्थाएं मिली। पूरे प्लांट में कूड़े के ढेर लगे हैं। यहाँ फैले कूड़े और उठती बदबू को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। साथ ही अधिकारियों और प्लांट को संचालित कर रही संस्था को 1 हफ्ते में व्यवस्था सुधारने की हिदायत भी दी गई है। लोग भुगत रहे हैं, निश्चित रूप से मैं तो कहूँगी कि हम शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि लोग झेल रहे हैं इस बात को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आईडीएच बिल्डिंग बनी होगी और उसके बाद जब ये एमआरएफ सेंटर बना है, तो लोगों ने, पहले वाले लोगों ने ये भी नहीं देखा कि सामने अगर आवासीय बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई है तो ये एमआरएफ सेंटर यहाँ कैसे हो सकता है ना। तो पहली तो गलती यही है कि जो लोकेशन है एमआरएफ सेंटर की और आईडीएच बिल्डिंग के आमने सामने एक रोड का गैप है बीच में, तो उससे लोगों को दिक्कत होनी ही होनी है। तो उस गलती को अब कैसे सुधरेगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि जो कैपेसिटी है आईडीएच सेंटर की, इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 टन की है। कूड़ा लगातार कभी 28 और 25 से 30 टन के बीच हमारे पास कूड़ा आ रहा है। तो एक जो ये जो ज़्यादा कूड़ा आ रहा है उसका निस्तारण में भी हमको दिक्कतें हो रही है। दूसरी बात, कोशिश कर रहे हैं कि इसका थोड़ा हम लोग इसका विस्तारीकरण करें, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, ताकि जितना हमारे पास कूड़ा आ रहा है उसको हम स्टोर कर पाएँ, उसको छँटनी कर पाएँ और आगे भेज पाएँ। तो ये कोशिश रहेगी। और अभी फ़िलहाल हम यही कर सकते हैं कि इसके साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ताकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत के लिए लोग क्या क्या करते हैं ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ें देखने में, जब व्यावहारिक रूप से हम लोग धरातल पे उतरते हैं और चीज़ों को देखते हैं, तब आप खुद ही देख लीजिए क्या ये व्यावहारिक रूप से ये जगह सूटेबल थी बायोमीथेन प्लांट के लिए।
बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर ये जगह सुटेबल थी तो फिर आपको ये ITH बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बनानी चाहिए थी, लोगों को यहाँ शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। वो तो शुक्र है कि मसूरी का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है, इसलिए लोग रह पा रहे हैं। अगर देहरादून जैसी स्थिति होती तो लोग यहाँ पे बीमार हो जाते। पर वो सारी चीज़ें प्लान करनी चाहिए थी तब जब ये बिल्डिंगें बनी थी। अब चुनावी स्टैंड के लिए लोग कुछ भी बोलें, कोई कुछ भी अपनी उपलब्धियां दिखाएं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ ग्राउंड पे हम लोग खड़े हैं, हमने ग्राउंड पर तो बहुत लंबे टाइम से पालिका के पीछे पड़े हैं कि हमारा पेमेंट किया जाए, क्योंकि काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। जो कूड़े का निस्तारण होना था सही तरीके से वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों ने पेमेंट रोकी है। और अभी भी मैंने संबंधित ठेकेदारों को चेतावनी दे दी है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे कूड़े का निस्तारण नहीं होगा, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद नहीं होगी, तो हम उनका पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल हमारे वेंडर्स हैं, इनको तो हमने ब्लैकलिस्ट ही करना है और हमने नया प्रस्ताव के लिए, नई निविदा के लिए शासन को हमने प्रस्ताव भेज दिया है। वहाँ से स्वीकृति के उपरांत हम जो बायोमिथेनेशन प्लांट और ये पूरा इसका है, इसको हम नए ही वेंडर के लिए निविदा की जाएगी। तब तक के लिए हम अभी समाधान के लिए हमने जो करंट वेंडर है इनको बोला है कि इसका तत्काल निस्तारण करिए और जो इनका बचा हुआ भुगतान है हम उसी से काटेंगे, क्योंकि अगर नगर पालिका करेगी तो अब हम कल से अपने आप ही इसका निस्तारण करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो इनका बकाया भुगतान है 25-26 लाख रुपये, उसी में से काटेंगे और पूरा भुगतान अभी रोक दिया जाए। तो ऐसे में जो यही बोला है, हम 7 दिन बाद, प्रत्येक 7 दिन बाद मैं ही निरीक्षण किया करूंगा और प्रत्येक 10 दिन में हम कोशिश करेंगे मैडम भी आ जाए, तभी हमारे को वास्तुस्थिति से और सच्चाई से समझ में आए। तो अब किस तरीके का दिशा निर्देश दिया? अभी हमने इनको निस्तारण, जो कि आप देख ही रहे हैं बायोमिथेनेशन के रास्ते में जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसका हमने इनको भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आज 21 तारीख है, 28-29 तारीख को हम लोग यहाँ पर आएंगे पुनः और देखेंगे कि कुछ सुधार है, नहीं होगा तो यहाँ पे दूसरी कंपनी है, इसको भी हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वैसे तो ये पहले से ही बहुत परेशान थी, आवाज़ उठाते हमने पहले अध्यक्ष जी को भी बहुत प्रयास करा कि आप खुद समझदार हो, अगर ये हर किसी के प्रेशर घर की बात होती तो कब लड़ाई मार हो जाती। ये हम समझते हैं सरकारी वो बात है, तो सरकारी उसमें से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते थे कि इसको थोड़ा जनता को तो देखो कि कैसे पैसे से रहेंगे, कैसे पैसे से खाएंगे पिएंगे। जब हमारी मजबूरी नहीं होती तो आज हम ऐसी जगह में बसे। पर आप मीरा मैडम से मिली थी? आपसे कल मिलने गए, आज मैडम ने ठीक 11 बजे का टाइम दिया, खीरा हमारे पास मिलने आई। हम उनको बहुत बहुत आभारी करते हैं। पर क्या मानते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो थोड़ा हमने अब विश्वास ये रखा कि जरूर नहीं हो तो सफाई जरूर रखना। थोड़ा हमारे बीच में तो आज पहुंची है तो कुछ सकारात्मक रवैया तो दिख रहा है। अब विश्वास की भी बराबर कोई चीज वो नहीं है, विश्वास रखेंगे। हम खाना नहीं खा पा रहे, सो भी नहीं पा रहे, दिन में मक्खी हमारे घर के आगे, जब हम खाना खाने में तब मक्खी आ जाते, कहाँ से खाना खाएंगे हम? ठीक है, इतने गंदे में हमारी बस की नहीं है यहाँ पे रहने। सफाई के रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम। पर क्या कहते हैं, आज अध्यक्ष यहाँ पहुँची हैं? हाँ, कल गए थे, उसके पास यहाँ आ गए आज, उसको बहुत धन्यवाद, उसको हाथ जुड़ाई, वो हमारे यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का डंका पूरे विश्व ने देखा है, लेकिन इस पर घटनाक्रम में ये बात साफ हो गई है कि भविष्य में जब भी ऐसी स्थिति बनी तो वायुसेना की भूमिका निर्णायक होगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस तनाव को देखते हुए लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार से एक नई मांग रख दी है। दरअसल भारत चीन सीमा पर उत्तरकाशी में बंकर बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है, जहां लोहारिगनाग पाला परियोजना की टनल को 60% काम पूरा होने के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन अब तनाव को देखते हुए स्थानीय लोग और बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने टनल का इस्तेमाल बंकर के रूप में किए जाने की मांग की, ताकि समय आने पर स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा कर सके। रुक करेंगे अगली खबर का। कोसी नदी का खनन गेट खोलने की मांग को लेकर खनन कारोबारियों ने डीएफओ का घेराव किया। जल्द ही खनन गेट न खोलने पर खनन कारोबारियों ने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। हालांकि डीएफओ ने 2 दिन के अंदर खनन निकासी गेट खोलने का आश्वासन कारोबारियों को दिया है। प्रथम गेट है खनन का, उसे 8 तारीख से बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर हम 4-5 दिन पहले डीएफओ साहब से मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। और जब 30 तारीख तक कोई समाधान नहीं निकला तो आज हम 22 तारीख को पुनः डीएफओ साहब के पास आए और उनसे हमने अपनी मांग रखी कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट बहुत ज़्यादा पड़ गया है, लिहाजा इस गेट को खोला जाए। और आज उन्होंने हमारी बात को माना है और उन्होंने
ये तय किया है कि हम 2 दिन के अंदर बंजारी गेट को खोल देंगे। और जहाँ तक चोरी का सवाल है, बंजारी द्वितीय तो पहले से बंद था और बंजारी प्रथम जब बंद हुआ तो चोरी आए दिन वहाँ अक्सर होते रहती है। मुझे ट्रांसपोर्टर ने बताया कि हर साल वहाँ पर चोरी होती है। अब ये चोरी कौन कर रहा है तो पुलिस का मामला है या ये वन निगम वालों का मामला है कि चोरी कौन कर रहा है, आखिर चोरी करने वालों को पकड़ा जाए। तो आज हमारा बंजारी सेकंड गेट है, उस गेट पे बीच में कुछ अव्यवस्थाएं हो रही थी, इसकी वजह से बंद किया गया था उसको। तो आज उसी के संबंध में ये लोग की बात कहने के लिए आए थे, तो इनको एक स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर उन दिशा निर्देशों का अनुपालन ये सही तरीके से करेंगे और वैध खनन करते हुए अपना काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फिर से अगर कोई उस तरह की अव्यवस्थाएं हुई या अराजकता वहाँ पर पाएगी तो इसको फिर से बंद कर दिया जाएगा, यही बताया। मसूरी में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वन विभाग के अधिकारियों ने हाथीपांव, क्लाउड एंड दुधली क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क किनारे की गई फेंसिंग को हटाने के आदेश दिए और वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाल ही में हाथीपांव, क्लाउड एंड दुधली क्षेत्र में भूमाफियाओं ने सड़क के दोनों किनारों पर लोहे के तारों से फेंसिंग कर दी थी, जिसमें जंगली जानवर फंसकर घायल हो रहे थे। घायल जानवरों का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए डीएफओ ने अधिकारियों को फेंसिंग हटाने के निर्देश दिए हैं। डीएफओ साहब आए हैं, उन्होंने हमें गाइड किया है कि जितने पक्षियों के लिए जगह, पशुओं के लिए जगह छोड़नी है, हमने पहले ऑलरेडी छोड़ भी रखी है और भी छोड़ देंगे। और हम तो खुद इसके फेवर में हैं कि किसी पशुओं का रास्ता ना रुके, लेकिन कुछ यहाँ पे लैंड ग्रैबर्स हैं जिनकी वजह से मजबूरन हमें ये चीज़ें करानी पड़ी और हमने नीचे से भी फेंसिंग छोड़ रखी है जी। और बाकी तो हम जैसे भी डीएफओ साहब निर्देश देंगे हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ को भी सिक्योर करना है, उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है, हमारा पूरा सहयोग रहेगा इसमें। इसमें आज हमने जो है मसूरी से स्टार्ट करते हुए जो है ये क्लाउड एंड जो एस्टेट्स हैं इनके आसपास के क्षेत्रों का जो है भ्रमण किया, जिसमें पूर्व में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो है वो वन्य जीवों का जो रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो रहा था। तो आज जो इंस्पेक्शन हमने किया उसमें कुछ जो है एस्टेट ओनर्स जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उनके द्वारा भी ये कहा गया कि जो फेंसिंग करने का जो पर्पज़ उनका था जब भी वो की गई थी, तो उसमें एक तो क्योंकि एनक्रोचमेंट प्रोन जो है वो लैंड है तो इस वजह से भी की गई है, लेकिन उसमें हमने उनको ये भी इंश्योर किया है कि इस तरह की कोई भी एनक्रोचमेंट जो है वो अगर होती है तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। और साथ ही जो वाइल्ड एनिमल्स की जो मूवमेंट है, जैसा पूर्व में वीडियो भी वायरल हो रहा था तो उसमें वो चीज़ दिख रही थी कि मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। तो उसमें हमने अभी तक लगभग 8 लोगों को नोटिस भी दिए थे, एस्टेट ओनर्स को, और उनके द्वारा उसमें रिप्लाई भी आया है। काफ़ी लोगों ने अपनी फेंसिंग जो है वो हटा भी दी है और कुछ जो है हमारे स्टाफ द्वारा भी जो है फोर्सफुली उसको हटाया जा रहा है, जिसमें कुछ डिस्टेंस के बाद में जो है कुछ ब्रेक्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें जो वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है वो जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। तो ये माना जाए कि जो पिछले दिनों वीडियो है उसका पूरा संज्ञान ले लिया गया, फेंसिंग लगातार रिमूव कर रहे हैं आप? जी, उस वीडियो का जो है वो पूरा संज्ञान ले लिया गया है और उसमें हम लोगों ने अभी तो अपॉर्चुनिटी दी है स्टेट ओनर्स को, और साथ में हमारी टीम भी जो है वो लगातार यहाँ पे फेंसिंग जहाँ भी उनको अवरुद्धता दिख रही है एनिमल मूवमेंट पे, वहाँ पे फेंसिंग जो है वो फोर्सफुली हटा रहे हैं। और इसमें जो समय सीमा जो दी गई है ओनर्स के लिए वो हमने दो दिन का दिया है उनको टाइम। तो अगर उसमें उनके द्वारा फेंसिंग को अपने हटाया नहीं जाता है तो हम अपना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत जो है वो वैधानिक कार्रवाई जो है प्रारंभ कर देंगे। वहीं नैनीताल जिले के रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय से एक मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक शव को अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक ई रिक्शा में ले जाता हुआ देखा गया। इस दृश्य ने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता और अव्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि वीरुखाल क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल संदीप रावत नाम के व्यक्ति का इलाज रामनगर अस्पताल में हो रहा था और इलाज के दौरान संदीप ने दम तोड़ दिया। मृतक का शव जब पोस्टमार्टम हाउस ले जाने की बारी आई तो एम्बुलेंस के अभाव में शव को ई रिक्शा में लाद कर भेजा गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये दृश्य बेहद दर्दनाक और शर्मनाक था।
एक और सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर शव को ढंग से ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं होना गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। संभल में पुलिस ने जीएसटी चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान इस मामले में कपिल सिंघल सालों से इस अवैध काम को कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के सदस्य, ट्रक मालिक और फर्जी बिल बनाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस मामले को लेकर एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि अन्य लोगों की भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस के द्वारा एक खुलासा किया गया है, जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। कितने आरोपी इसमें पकड़े गए हैं और क्या पूरा मामला है? जनपद संभल में संगठित अपराध के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज थाना कोतवाली संभल को एक फर्जी बोगस फर्म बना के करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने वाली जीएसटी की जो गैंग है, उस गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें जीएसटी के कोऑर्डिनेशन में एक पुलिस के द्वारा ईंट के भट्टों से भारी मात्रा में ईंटें यहाँ से काशीपुर और उत्तराखंड की अन्य जगहों पर ले जाने वाली गैंग है, जिसमें उन्होंने पिछले काफी समय से करीबन 2000 से ज्यादा ईंटें हैं, वो ट्रक है, 2000 से ज्यादा ट्रक है अभी तक सप्लाई किए हैं। इनके द्वारा 50,000 रुपए से कम का इनवॉइस तैयार करके ईंटों को ले जाया जाता था, जबकि उसके अंदर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का सामान होता था, जिसमें कि ईवे बिल कंपलसरी है। लेकिन इनके द्वारा इसी स्कीम का इन्होंने फायदा उठाते हुए यहाँ के ईंट भट्टों मालिकों और ट्रक मालिकों और उसके अलावा इस फर्जी बिल बनाने वाली इस गैंग के कोऑर्डिनेशन से इन तीनों के द्वारा सामूहिक रूप से ईवे बिल की बचत करने, सरकार को ना ईंट भट्टे के प्रोडक्शन पे जीएसटी देने, ना ट्रांसपोर्टेशन पे किसी प्रकार का कोई कर देने और ना ही वहां पहुंचने पे किसी प्रकार का कर देने। इस तरह सरकार को तीनों स्तर पे जो कर चोरी का है ये गैंग है, इसका पर्दाफाश हुआ है, जो कि ना खाता ना बही, जो करे वही सही की तरजीह पे काम करने वाली ये गैंग है। इन लोगों के द्वारा प्रत्येक ट्रक से 1500 से 2000 रुपए तक का जो है फर्जी बिल बनाने के लिए वसूला जाता था। इस गैंग का जो मुख्य सरगना है वो कपिल सिंघल नाम का व्यक्ति है, जो कि संभल का रहने वाला है, जो अपने एक दलाल विकास शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ में मिलके जिशान नाम के इस व्यक्ति और जिशान के साथ में जो अन्य व्यक्ति है दानिश, इन दोनों के द्वारा इन बिलों को बनाया जाता था और फिर विकास शर्मा द्वारा ये ट्रक नंबर है इनको बताए जाते थे। ये व्यक्ति वो ट्रक का उसको ये बिल है थमाते थे और उसके बाद में इन ट्रक को पास करवाया जाता था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने की मामला प्रकाश में आया है। एक अल्फा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो इन्होंने बोगस फर्म पे बनाई थी, इस तरीके के कई अन्य भी बिल हैं, पुलिस के संज्ञान में आए हैं, पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जीएसटी विभाग के साथ में मिलकर इस पूरी गैंग का पर्दाफाश है वो किया जा रहा है। कितने साल से लोग कर रहे थे? अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शेष है। पुलिस के द्वारा जितने भी इस तरीके के फर्जी बिल बनाने वाले संभल में लोग हैं जो ईंट भट्टों से जुड़े कार्य करते हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के नाम प्रकाश में आए अभी? ये पिछले 3-4 साल का तो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रकाश में आया है, लेकिन ये लगता है कि ये जड़ें इनकी काफी गहरी है और पूर्व से ये कार्य करते आए हैं। पुलिस के द्वारा सबसे पुराने से पुराने इनके बिल है उनको खंगाला जाएगा और इनके द्वारा अभी तक जितनी भी कर चोरी की गई है उसकी पेनल्टी जीएसटी विभाग द्वारा लगाई जाएगी और जो फर्जी बिल बनाए जाते हैं उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई। वहीं हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस को चोरी के 3 मामलों का खुलासा करने में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से नकदी, चोरी किए गए सामान और 2 अवैध चाकू बरामद किए। इतना ही नहीं, शातिर चोरों के खिलाफ पहले भी थाने में कई मामले पंजीकृत हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। रुक करेंगे अगली खबर का। बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवती के शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल पूछताछ के दौरान पता चला कि शादी से मना करने पर आरोपी प्रेमी ने गुस्से में आकर युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए अब बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।